बेचारे जो है न जाने कौन कौन सा काम करते हैं फॉरेन कंट्री में, और लेकिन ये नालायक इनके बच्चे और बच्चे को सुधारने का काम कभी हम ये प्लेटफार्म ये जो आप ये भोंपू लेके चल रहे हैं है ना, इससे काम नहीं चलने वाला है। घर घर जाके हम बताएं कि अरे भाई क्यों ये बाग में टहल रहे हो, ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, हम रखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके, कुछ पॉइंट्स रखेंगे बहुत ब्रीफ बहुत शॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा एक बंदा है जिसका नाम एक्स है, वो टीचिंग करता है बट दे हैव नो टीचिंग ट्रेनिंग। वही बंदा जर्नलिज्म करता है बट दे हैव नो जर्नलिज्म training. You are targeting me. I have already mass communication courses. I think you don't know. Don't be personal. ना हम पर्सनल होंगे ना आप पर्सनल होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं मेराज अहमद आज इकरा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हैं जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। आज 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त को आज़ादी के 74 वर्षगांठ कंप्लीट हो चुकी है। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या ये वास्तविक आज़ादी है? किसान अपने मुद्दों के लिए करीब 9 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहा है। जम्मू और कश्मीर की हालात हम सबसे अलग नहीं हैं, हम सबसे छुपे नहीं हैं, और कोरोना की जिस तरीके से हालत हुई है हम सब की ये सारी चीज़ें भी नहीं छुपी हैं। आज इस विशेष दिन में हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि माइनॉरिटी इतनी बैकवर्ड क्यों है, चाहे तो एजुकेशनली देखा जाए, चाहे तो पॉलिटिकली देखा जाए, चाहे सोशली देखा जाए। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इकरा पब्लिक स्कूल के सारे टीचर्स का एक पैनल है। तो सन 2006 की अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें तो माइनॉरिटी की जो कंडीशन है वो दलित से भी बदतर है। आखिर इस दुर्दशा का ज़िम्मेदार कौन है? सरकार है या फिर मुसलमानों के रहनुमा खुद हैं? इन्हीं सारी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम बहुत सारे टीचर्स से, इंटेलेक्चुअल से बातचीत करेंगे। तो आइए हम अपने पहले मेहमान से मिलते हैं। ये हैं हमारे इंस्टीट्यूट के हेड शकील अहमद साहब, ये प्रिंसिपल हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि माइनॉरिटी इतनी बैकवर्ड क्यों है, चाहे तो हम एजुकेशनली बात करें, चाहे पॉलिटिकली, चाहे सोशली, चाहे फाइनेंशियली। आज़ादी के बाद से एक लगातार एक डिग्रेडेशन क्यों आता गया है? सर आपके चश्मे से अगर हम देखें तो ये क्या है? उसकी वजह यह है कि एजुकेशन में माइनॉरिटी के लोग बहुत ही पीछे हैं, और माइनॉरिटी के लोग एजुकेशन से बहुत पीछे हैं, और एजुकेशन की तरफ उनकी तवज्जो बहुत ही कम है मेजॉरिटी के मुकाबले में। रोज़ी रोटी के लिए वो बाहर ममालिक के लिए रुजू करते हैं, तालीम से उनका बिल्कुल लगाव नहीं है। हालांकि बगैर तालीम के किसी भी तरक्की करना नामुमकिन है, और तालीम की तरफ माइनॉरिटी के लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं है। और उसमें होना ये चाहिए कि गांव-गांव ग्राउंड लेवल पर गांव-गांव ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, और उसमें जो है गांव-गांव जो है लोगों को बेदार करें, अवेयरनेस लावें कि एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं, और एजुकेशन हासिल करने पर लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, क्या बेहतरी आएगी, इसकी तरफ लोगों को बेदार करें, जागरूकता लाएं। तब जाकर के, और ये ग्राउंड लेवल से जब काम होगा तभी जाकर के नेशनल लेवल तक काम हो पाएगा। बड़े पैमाने पे शुरू करने पर कुछ इसका हासिल नहीं होगा, और जब ग्राउंड लेवल से गांव-गांव से ये बेदारी आएगी तभी जाकर के उस पर उसके फ़ायदे हासिल हो पाएँ। तो एजुकेशन में माइनॉरिटी का पीछे होना आखिर बड़ी वजह क्या है सर? क्यों बच्चों का एक डिसइंचार्टमेंट रहता है, अलगाव रहता है पढ़ाई से? आखिर इसकी क्या वजह है? एक गलत फहमी ये है माइनॉरिटी के दिमाग में कि हमें नौकरी नहीं मिलती, मुलाजमत नहीं मिलती है। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके अंदर एबिलिटी होगी उनको कतई मुलाजमत मिलती है, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होगी तभी।
और सिर्फ हम ये कहें कि हमको मुलाजमत नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, हम पढ़ लिख करके भी हमको मुलाजमत नहीं मिलती, हमारे साथ तासुब होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम एक अच्छी तालीम हासिल करें, हम अपने अंदर योग्यता लाएँ, क्वालिटी पैदा करें। यकीनन कोई भी हर इंसान, कोई भी गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छे लोगों को तलाश करती है। अगर उनके अंदर योग्यता होगी, सलाहियत होगी, तो वो दौड़ करके उनको लिया जाएगा। लेकिन योग्यता पहले पैदा तो करें। ये सिर्फ कहते रहें कि हमको नौकरी नहीं मिलती, हम पढ़ लिख करके बेकार रहते हैं, तो इस कहने से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। सर, हम आपसे चाहेंगे कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नज़रसानी करें, लोगों को बताएं कि इसकी क्या खूबियां हैं या फिर कुछ कमियां बताना चाहें। इंडियन एजुकेशन का मामला यह है कि इसमें तो चेंज आ रहा है, पहले के मुकाबले में काफ़ी चेंज इस वक्त आया है और आ भी रहा है। और चेंज ही तरक्की की सीढ़ी होती है, ज़मानत होती है कि जब चेंज समाज में आता है, जिस भी चीज़ में चेंज आता है तो उसमें डेवलपमेंट होता है, तरक्की होती है। और तालीम के मामले में भी चेंज हो रहा है, पॉलिसी में भी चेंज आ रहा है और उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा। हमारे साथ एक दूसरे टीचर BL सर हैं, हम इनसे जानेंगे, इनके व्यू को जानेंगे कि आखिर माइनॉरिटी का बैकवर्डनेस की क्या वजह है। मेन वजह यह है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ जन जागरण नहीं है, इनके प्रति रुझान नहीं है। तो हम लोगों को यही ज़रूरत है, सभी को यही ज़रूरत है कि उनके तक इस अभियान को पहुँचाया जाए, उससे तारुफ कराया जाए ताकि वो शिक्षा से जुड़े। यही मेन वजह है माइनॉरिटी स्कूल के पिछड़ेपन का, मेन वजह है। सर, आप अगर भारतीय शिक्षा सिस्टम के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, इसकी कमियां, खूबियां, या फिर ऐसा है कि गवर्नमेंट तो अपने स्तर से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान भी चलाई, जन अभियान भी चलाई, लेकिन स्पेशली माइनॉरिटी के लड़कों के लिए ये हुआ कि वहाँ तक लोगों की जन जागरूकता नहीं पहुँचाई गई। अब ये समाज का काम है कि वहाँ तक जाएं और उसकी उपयोगिता को समझाएं, उनको शिक्षा से जोड़ें, तभी उनका स्तर उपयोग होगा। ये जागरूकता का अभियान कौन करेगा सर? किस तरह के लोग करेंगे जिससे बेदारी आए, समाज में जागरूकता हो, शिक्षा को लेकर के एक नई सोच पैदा हो? ऐसे लोग करें जो शिक्षित हों, वो जाएँ, एक कैंप लगावें, जगह जगह घूमें, प्रचार करें, तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। इसके लिए जन अभियान की जरूरत है। पिछले 10 सालों से जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एक चलन चल गया है, एक मशरूम की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदे हैं? इसके कुछ फ़ायदे आपको दिखते हैं सर, या फिर सिर्फ पैसे की उगाही है? देखिए, इसमें पैसे की उगाही भी है और फ़ायदे भी हैं, दोनों हैं, प्लस पॉइंट दोनों है। दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर इसकी कमियों को दूर किया जाए, अगर कमियां हैं तो उसके लिए जद्दोजहद किया जाए ताकि वो अपने असली रूप में आ जाए। यही मेरा मेन मकसद है। ये थे हमारे साथ BL सर, अपने व्यूज़ अलग अलग मुद्दों पर रखे। हम आते हैं दूसरे मेहमान की तरफ, अपने तारिक साहब हैं हमारे साथ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग तालीमी मैदान में, चाहे तो माशी सियासती तौर पे, क्यों इतने पीछे हैं? इसकी क्या वजह है? असल में देखिए, ये कहा जाता है कि कोई भी कम्युनिटी हो, जब वो अपने मज़हब से और तालीम से दूर भागती है तो उसका वजूद ख़तरे में होता है। मैं इन्हीं 2 लफ्ज़ों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इनको फॉलो करें, दुनिया के साथ शाना बशाना ये हो जाएंगे खुद ब खुद। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात की जाए तो 20 साल के ऊपर के नौजवान सिर्फ 4% हैं जो स्नातक हैं, तो इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस एजुकेशन का नहीं है, पैसे का मामला है। लोग गल्फ़ में माइग्रेट करते हैं और यहाँ रुक करके एजुकेशन गेन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ मामला बहुत गड़बड़ इनका है, बहुत ख़राब है। शाना बशाना नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और ये गलत जी। तो इन सारी कुरीतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? यह है कि गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, एक ग्रुप बनाएं, एक कमेटी बनाएं और जो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट में चलाया था उसको फिर से फॉलो करावें
और जागरूकता लावें, अवेयरनेस लोगों में लावें, तभी ये कम्युनिटी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। इनकी समझ में आएगा कि एजुकेशन गेन करने से, हासिल करने से हमारे फ़ायदे क्या है। हम आते हैं अपने अगले मेहमान साबिर साहब के पास। सर, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या कारण है इतना माइनॉरिटी बैकवर्ड है? इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे बेदारी हो, लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता पैदा हो? माइनॉरिटीज़ सारे सेक्टर्स में अगर देखें आप, चाहे एजुकेशन ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, सारे सेक्टर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा पीछे है। और उसके एक रीज़न्स नहीं हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो एजुकेशन लेवल है माइनॉरिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि, और उसके पीछे वही वजह है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं, और एक इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ के अंदर वो जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड्स होते हैं, और उसकी वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं ताकि हम फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर सकें। इस वजह से क्या होता है कि जो फैमिली के जो यूथ होते हैं वो माइग्रेट करके चले जाते हैं अब्रॉड, और इस वजह से एजुकेशन लेवल जो होता है वो एजुकेशन भी नहीं पा पाते हैं। और जब माइग्रेट करके वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर चले जाते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है कि एक जो गार्जियनशिप होती है, एक जो लीडरशिप होती है, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। लीडरशिप नहीं होने की वजह से फिर वो पता चला दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एजुकेशन में तो पीछे जा रहे हैं, दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटी सारे सेक्टर्स में पीछे हैं, ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आपने माइग्रेशन की बात की, तो माइग्रेट यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग करते हैं, तो माइग्रेशन से एक तरीके से इस बेल्ट में, इस सोसाइटी में खुशहाली भी आती है। तो क्या खुशहाली एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देती है? खुशहाली देखिए फाइनेंशियली आती है, और उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि भाई वो लोग जैसे वो चले गए, मतलब कि जो भी गार्जियन है वो चले गए अब्रॉड, अब वहाँ से वो क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं। तो जो घरों का जो माहौल है, वो कहते हैं ना, एक जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। जो बच्चे आपके हैं, बच्चे जो हैं, अब उनको जब आपकी गार्जियनशिप नहीं मिलेगी, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के मतलब आपके कंट्रोल में तो नहीं रहेंगे। और कोई भी चीज़ जब आपके कंट्रोल में नहीं रहती है तो वो कहाँ जाएगी कुछ नहीं बता सकते उसके बाद। तो माइग्रेशन को इस एरिया में आप बड़ा कारण मानते हैं एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकवर्डनेस का? फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, जैसे आप जब अब्रॉड चले जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन जो फाइनेंशियली बैकवर्डनेस है और मतलब ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इसके पीछे मैं रीज़न मानता हूँ दूसरी चीज़ की, जो हमारी कम्युनिटी है वो पहले जो जैसे जो सोसाइटी है जी, मुस्लिम जो सोसाइटी है, उनका भी रुझान इस तरफ नहीं आता, उनका भी मतलब एम्फेसिस इस तरफ नहीं है कि हम कुछ इनिशिएशन लें, कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनवा सकें। अगर हम इस कम्युनिटी के अंदर मतलब कम्युनिटी बनाई भी जाती है तो बहुत सारे लोग इसका अपोज करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये कि माइनॉरिटीज़ में ख़ास करके एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती हैं, बल्कि दूसरे सेगमेंट्स को, दूसरे सेक्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। हमारे साथ राजा राम सर जी हैं, जो पिछले 10 सालों से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं एज ए टीचर। तो इनकी भी एक अपनी सोच है, माइनॉरिटी में काम किया। तो आपकी सर क्या नज़रिए हैं, क्या दृष्टिकोण है कि माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट या फिर माइनॉरिटी अगर एजुकेशनली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए, इतना पीछे क्यों है? इसका बहुत से रीज़न है पीछे होने का माइनॉरिटी का एजुकेशन में। देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है, कोई भी आप वर्क करें, चाहे एजुकेशन पे जाएं, चाहे कोई आप बिजनेस करें, कोई भी है, मेन सब चीज़ का एक अहम होता है कि उस पर जज्बा होना चाहिए कि हमें एक करना है। तो माइनॉरिटी में है, देखिए एजुकेशन इसलिए पीछे है, बहुत पीछे है माइनॉरिटी में, थोड़ा पीछे नहीं, एजुकेशन बहुत पीछे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो इनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स देखिए 90-80% पेरेंट्स जो है गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, और गल्फ़ कंट्री में है तो मान लीजिए वो तो अपना जीवन यापन के लिए पैसा तो दे रहे हैं,
उससे तो फैमिली बहुत खुशहाल है, लेकिन खुशहाल से हर चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। अगर उसका रोज पर डे जो भी आपका खाने का चाहे जो भी है, अगर फैमिली खुशहाल होने से हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन के लिए जज्बा होना चाहिए कि हमें एजुकेटेड होना है, उसके लिए कुछ करना है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो इसमें है एजुकेशन का, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं पता चलता है। हम भी मान लीजिए कम से कम 15 वर्ष से हैं माइनॉरिटी में, ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि लड़के 12 बजे रात को घर पे आएंगे, 10 बजे रात को आएंगे, 11 बजे रात को आएंगे, लेकिन कोई पेरेंट्स गार्जियन पूछने वाला नहीं है बेटा कहाँ थे तुम। ऐसा देखने को मिलता है इसमें। तो आप टोटली गार्जियन को जिम्मेदार मानते हैं बैकवर्डनेस? गार्जियन देखिए 80% गार्जियन जिम्मेदार है बैकवर्ड इसमें, माइनॉरिटी में एजुकेटेड को लेकर के। अगर गार्जियन रहे सतर्क कि हाँ हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ना है, चाहे लिखना है, चाहे जो भी करना है, तो बच्चा ज़रूर कुछ करेगा। और गार्जियन जब बच्चे को पूछ नहीं रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि घूमेगा कि क्या करेगा, तो बच्चा तो अपने आप, बच्चा का ऐसा जहन होता है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा समय होता है कि पढ़ाई के समय कि कोई भी लड़का हो, किसी का मन नहीं लगेगा, उसको बस यही है कहाँ घूमें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, यही सब है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो स्टूडेंट के अंदर इस तरीके की भावनाएं हैं, पढ़ाई के लेकर के उनका बहुत डिसइंचांटमेंट है, एक तरीके से विरक्ति है, डिसइल्यूजनमेंट है। तो आप इसको ले क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों? जबकि अदर कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में इस तरीके की चीज़ें नहीं है, वो एजुकेशन को स्पोर्टिंगली लेते हैं। तो वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सबका अलग अलग तरीका है हर जगह का, ठीक है, इसीलिए ये सब होता है। तो आप हिंदुस्तान के एजुकेशन के तरीके को सही मानते हैं? सही तरीके को तो मानते हैं सही, बट जो तरीका है और जो बच्चे अपना रहे हैं तरीके को, जो गार्जियन भी उसमें देखिए हर चीज़ से नहीं, केवल बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ें तो भी नहीं पॉसिबल है, गार्जियन चाहें कि हमारा केवल बच्चा पढ़े तो भी नहीं पॉसिबल है। इसमें सबको मिलना चाहिए, सब लोग को एक साथ होकर सब इसकी जिम्मेदारी को समझे। अगर गार्जियन समझे कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, लड़का भी समझे कि हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है, तो ज़रूर पॉसिबल है। हाँ। तो आर्थिक रूप से खुशहाली अगर आए तो एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए या मिल रहा है हिंदुस्तान में? अगर देखा जाए आर्थिक रूप से खुशहाली तो जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से जो खुशहाली हो, शिक्षा के लिए खुशहाली थोड़े होगा। शिक्षा की तो जब शिक्षा के लिए पैसा तो चाहिए ना, फाइनेंशियली एक सपोर्ट तो चाहिए। पैसा तो चाहिए, लेकिन हर चीज़ पैसे से पॉसिबल नहीं है ना, ये भी है। अगर पैसा आपके पास बहुत है, आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? यही चीज़ है। ये थे हमारे साथ राजा राम सर, जो अलग अलग एजुकेशन की कमियों पे अपनी बात रख रहे थे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ, कैसर आलम सर। सर आप किस रूप में देखते हैं ये जो माइनॉरिटी इतनी बैकवर्ड है, कई मामलों में देखा जाए, चाहे तो शैक्षणिक रूप से, चाहे तो राजनीतिक रूप से देखा जाए, क्या वजह है इसके पीछे, क्या बड़ी वजह है? इसकी वजह है कि माइनॉरिटी के लोग पढ़ना नहीं चाहते जी। और उसकी रीज़न है, कारण है कि ये लोग दुबई या सऊदी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, पैसा तो वहाँ से कमा लेते हैं, मगर यहाँ उनका गार्जियन कोई नहीं रहता। बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, सब के सब खुद ही गार्जियन होते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं। तो उसी पढ़ाई को कम से कम माइनॉरिटी के लोगों को देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम है एजुकेशन। बगैर एजुकेशन या तालीम के आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो गल्फ़ कंट्री का जो मामला, ये अपने बेल्ट में, खासकर ये पूर्वांचल के एरिया में, और अदर एरिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं, तो वहाँ इतना पिछड़ापन क्यों? पिछड़ापन देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल की हैं। जो भी स्कीम बनती है वो ज़मीन यानी हकीकत में ज़मीन तक नहीं आ जाती, एकदम नीचे तक नहीं आ पाती हैं। तो जो भी स्कीम बने कम से कम वो नीचे तक, गांव-गांव तक जाए, लोगों को, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो आगे आएँ और तालीम को आगे बढ़ाएं।
अगर पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि माइनॉरिटी के जो पिछड़ापन है कुछ हद तक दूर हो सकता है। सरकार को भी और राजनीति को भी आप जिम्मेदार मानते हैं पिछड़ेपन के लिए? दोनों लोग जिम्मेदार हैं, हमारी कौम भी जिम्मेदार है। ये लोग के दिमाग में ये रहता है कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, पहले तो यही सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखेंगे आप अगर ढंग से तो ज़रूर कामयाब होंगे। जी, हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। ये हैं पीसी यादव सर, पीसी पांडे सर। सर, आप क्या मानते हैं पिछड़ेपन की क्या वजह है? क्योंकि आप भी पिछले 20-25 सालों से इसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। आप अगर आपको देखा जाए क्रिटिकली तो किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कमियां हैं बच्चों के अंदर जो आगे नहीं जा पा रहे हैं? इसके लिए बच्चों के अंदर शिक्षा के महत्व को समझने के लिए उनको जागृत करना चाहिए और उनके अभिभावक को, उनके गार्जियन को भी समझाना चाहिए ताकि सब लोग शिक्षा से जुड़ सकें और उसके महत्व को समझें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जागृत कौन करेगा सर? इसके लिए पढ़े लिखे लोग समाज में जा कर के उनको समझाएं, बुझाएं, पढ़ाई के बारे में बताएं, तब ये संभव होगा। तो और हम अगर आप दूसरा सवाल पूछें आपसे सर, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आप संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, बस उसके हर महत्व को समझ करके उसका पालन करना चाहिए। और ये सिस्टम जो है तो बहुत सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे यहाँ के सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बहुत अलहदा समझते हैं, अलग तरीके से समझते हैं एजुकेशन को, वो एक खेल भाव से नहीं ले पाते हैं। जबकि यूरोप में देख लीजिए और अमेरिकन कंट्री में वहाँ एजुकेशन को लेके बड़ा इंचांटमेंट, एक लगाव रहता है। ऐसा क्यों? ये माहौल के ऊपर होता है, जहाँ माहौल जैसा रहेगा वैसा बच्चे भी उसी हिसाब से उसमें होते हैं। ठीक है सर, हम आते हैं अगले सर के पास, अपने ये आर.के. सर हैं। हमारा आपसे सवाल ये है सर कि क्या विकास रीजनली होना चाहिए या जियोग्राफिकली होना चाहिए? नहीं, विकास तो जो है जियोग्राफिकली होगा। ये रीजनल अगर विकास होता है तब तो ये सीमित हो जाएगा। विकास जो है ये सार्वभौमिक होना चाहिए, ठीक है, तभी वो विकास होगा और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या 17 करोड़ मुसलमानों का विकास अगर हो रीजनली तो एक फुल पार्टिसिपेशन होगा, ये कहाँ तक सार्थक है? नहीं, बिल्कुल ये सही है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि विकास सार्वभौमिक होना चाहिए, वो रीजनली नहीं होना चाहिए। हालांकि जब विकास होगा तो टुकड़े टुकड़े को जब जोड़ा जाएगा तभी जो है एक बड़ा जो है पूरी हमारी ये सिस्टम पूरा बनेगा। तो इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको इग्नोर एक करना है, तो सबको मतलब जोड़ करके ही करना है और इसमें सभी लोगों का सब लोगों का विकास होगा तो उसका सम्मिलित प्रभाव होगा, सब लोग खुशहाल होंगे, देश तरक्की करेगा, विश्व तरक्की करेगा। हाँ, हम बात करें अगर और माइनॉरिटी कम्युनिटी की, जैसे जैन है, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, उनका डेवलपमेंट इंडिकेटर परपेचुअली बढ़ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि माइनॉरिटी जो ये मुसलमान समुदाय है, कम्युनिटी के लोग हैं, ये पीछे जा रहे हैं? ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कहती है, 1993 में गोपाल कमेटी की भी रिपोर्ट करती है। मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूँ, ये हर्बर्ट स्पेंसर की एक परिभाषा है शिक्षा पर, यथार्थवादी शिक्षा, जो कि ये विश्व के बहुत से देशों में लागू है और उसका प्रभाव भी दिखता है कि शिक्षा को हमें ये बताना चाहिए कि किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कैसे, उसे यह भी बताना चाहिए कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, हम अपने जो इन्वायरमेंट के सोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो ये जो परिभाषा है एक ऐसी परिभाषा है जिसमें कि सारे प्रश्नों का उत्तर है, उत्तर ये खोजने के लिए कहती है कि खोजिए, तो उसी से संबंधित ये बातें आती हैं।
अब दूसरी बात ये है कि माइनॉरिटी में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट जो है, एजुकेशनल डेवलपमेंट बेटर है, कुछ सेक्शन है जहाँ पर पुअर है। तो इस जो पुअरनेस है, पॉवर्टी है, इसका कारण है ना कि जब जो है आप बिल्कुल जैसे अभी ये बात हुई कि ये टुकड़ जो हिस्से हैं, जो पार्ट हैं, उनको जोड़ करके ही पूरा किया जा सकता है। तो इसमें जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनका कंट्रीब्यूशन, स्कूल जो चल रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए बच्चा जो होता है बाय बर्थ वो बहुत कुछ ले करके आता है, और अगर ये कहा जाए, टीपी नन की एक परिभाषा है कि एजुकेशन इज द इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस, तो उसके जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके अंदर उसको एक्सटर्नल करना, उसको बाहर ले आना जो है शिक्षा का ये काम होता है। तो इसमें गार्जियन, स्कूल, सारे लोग पार्टिसिपेट अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली जो है जो लोग वीक भी पुअर हैं, पीछे हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए एक बिल्कुल फुल डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होगी तभी ऐसा हो सकता है। आर्थिक रूप से विकास में शिक्षा का कुछ महत्व है? हाँ, आर्थिक रूप से देखिए स्थिति यह है कि कभी तो हमारे देश में गुरुकुल प्रणाली होती थी जिसमें समाज के लोग कंट्रीब्यूट करते थे, उन आश्रमों में, शिक्षा के आश्रमों में जो है योगदान लोग करते थे, उनके व्यवस्था चलती थी। बाद में धीरे धीरे बदलाव आते आते आज कंडीशन अब ये है कि सरकारी स्कूल भी जो हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो ये आर्थिक विकास अगर हो रहा है, मतलब आर्थिक विकास से मेरा मतलब कि सिर्फ जो है वो पैसा हमारे पास हो वही नहीं, बल्कि पैसे का वो उपयोग करके और फिर अपना विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास जो किया जा रहा है, इसका योगदान इसमें होगा, बिल्कुल है। लेकिन इसका जो हिस्सा भी अगर पुनः हम आए शिक्षा पर, तो ये हिस्सा इस पर, शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च होना चाहिए और वो सही ढंग से खर्च हो। हाँ, हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। हम कैमरामैन से अर्ज करेंगे कि वो कैमरा को घुमाएं। और सर, आपसे ये सवाल है कि विकास जो होना चाहिए, डेवलपमेंट, वो रीजनली होना चाहिए या जियोग्राफिकली होना चाहिए? देखिए, दोनों तरह से होना चाहिए, रीजनली भी होना चाहिए और जियोग्राफिकली भी होना चाहिए। बगैर दोनों, जब तक दोनों का समन्वय हम नहीं करते तब तक सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। जी। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क अगर आप जाग्राफिकली करते हैं तो उस जाग्राफी में पूरा देश आ जाता है ना, और अगर रीजनली आप करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट होगा। और जहाँ तक हम मुस्लिमों की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशली हो या फिर पॉलिटिकली हो, इसमें अगर हम देखें तो कोई एक पक्ष दोषी नहीं है। समाज में अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के बाद खुशहाली आई तो एजुकेशन मिलना चाहिए। जो रिस्पांस प्रॉस्पेरिटी के बाद एजुकेशन में होना चाहिए था वो हमको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, हम पॉलिटिक्स की अगर बात करें कि पॉलिटिक्स में आज मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ खड़ी है, तो सिर्फ 2 लाइन में कहूँगा उसके बारे में कि दुनिया ने मुश्किलों के मुझे यूँ किया हवाले, दुनिया ने मुश्किलों के मुझे यूँ किया हवाले, मुझे आसमान देकर मेरे पंख नोच डाले। हुआ क्या? आप देखते हैं कि आज तक हिस्ट्री आप उठा के देखें पॉलिटिक्स में इंडिया की, और ख़ास विशेष करके मुस्लिम कम्युनिटी की हिस्ट्री आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको वोट बैंक के रूप में यूज किया है। और जब वोट मिल जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, पॉलिसीज़ बनती हैं, तो फिर उसमें मुस्लिम को हाशिए पर कर दिया जाता है। तो मुस्लिम चीट हुआ है वोट बैंक बन के, यही वजह है। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिक्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिक्स की बनती है, और इसमें मुसलमान के साथ हमेशा खेल हुआ है। और सोशली हम देखें तो सोशली भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मुसलमान को बैकवर्ड करके रख रही हैं। कुछ हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, वक्त पे हिस्ट्री आप उठा के देखें तो उन पुरानी मान्यताओं में सुधार भी हुआ है। आप ले लें, सती सिस्टम ले लें, और दूसरे इस तरह के जो सोशल एविल्स थे उनको ख़त्म किया गया। लेकिन कुछ एविल्स ऐसी हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, वे एविल्स आज भी हैं, और वे एविल्स इस कम्युनिटी को सोशली बैकवर्ड कर रही हैं।
तो ले दे के ऑन द होल अगर कहा जाए कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार सब हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी जो पुरानी रवायतें हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वे भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। इसलिए कि उन्हीं परंपराओं की वजह से हम मॉडर्न एजुकेशन लेना नहीं चाहते। दीन एक तरफ, दूसरी तरफ दुनिया है। जब रिलीजन आप पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है दीन और दुनिया की बात करेंगे, तो दीन की बातें तो हम करते हैं, लेकिन दुनिया के मामले में हम पीछे रह जाते हैं। ये हमें सोशली बैकवर्ड कर देता है। माइनॉरिटी के बैकवर्डनेस का कारण क्या सरकार ने जिम्मेदार है, आप मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैंने तो आपसे कहा ना कि जिम्मेदारी सिर्फ एक एंगल पे नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी तीनों एंगल पे है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, प्रॉस्पेरिटी आने के बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं दे पाता, क्वालिटेटिव एजुकेशन क्यों नहीं दे पाता, ये सवाल उठता है। तो हमारा समाज भी जिम्मेदार है। इसका कारण क्या है? पेरेंट्स ही टोटली रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है। हमने तो आपसे बताया ना कि पॉलिटिक्स भी काफ़ी हद तक अकाउंटेबल है इसके लिए, इसलिए कि पॉलिटिक्स ने हमेशा मुस्लिम को वोट बैंक के रूप में यूज किया है, दिया कुछ नहीं। तो पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। इसके अमेलियोरेशन के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहली बात तो ये कि हमें सोशली अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने राइट्स और ड्यूटी के बारे में जानना पड़ेगा, हमें अपनी जनरेशन को संभालना पड़ेगा कि हमारी जनरेशन आज कहाँ जा रही है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो पेरेंट्स प्ले करेंगे। उसके बाद जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, रियली सोशल लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लीडर जो समाज में, सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, वे लीडर भी ईमानदारी से काम करें, हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करे, और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुद आगे आएँ, एजुकेशन के अवेयरनेस के लिए काम करें, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। शुक्रिया अपने व्यूज़ रखने के लिए। हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। कमाल सर, अगर 2011 की मर्दमशुमारी यानी जनगणना के अनुसार देखें तो मुस्लिम औरतों में जो लिटरेसी रेट है वो 48.10% है, जबकि नेशनल लिटरेसी रेट का ये आधा है। इससे एससी और एसटी से भी बैकवर्ड ये कम्युनिटी है। हालांकि लड़कियां इनिशियली देखा जाए शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी होती है पढ़ने में। आखिर क्या वजह है कि उनको हम पूरा एक्सेस नहीं दे पाते, पूरा मौका नहीं दे पाते हैं आगे बढ़ने का? पहले तो मैं विद्यालय परिवार के सभी लोगों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और दूसरा यह कि आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का आयोजन किया, इसके लिए शुक्रिया, कोट से धन्यवाद। रही बात स्त्री शिक्षा की, तो इसके कई कारण हैं। पहले यह कि हमारे समाज में स्त्रियों को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम पुरानी परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं। वैसे कुछ अवेयरनेस आई है, स्त्री शिक्षा पर या लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, और जब तक हम उन्हें मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज से मेरा अर्थ नहीं कि वो धर्म को छोड़ दें, वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को लें, और जब दुनियावी तालीम में वो आगे बढ़ेंगी, साइंस पढ़ेंगी या अन्य चीज़ों को पढ़ेंगी, तभी जा कर के मुस्लिम समाज का उद्धार हो सकता है। आप देखेंगे कहा जाता है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, लेकिन आज हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम एक धार्मिक दायरे में रह करके बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे समाज में अपने बच्चों को एक उचित स्थान दिला सके। मेरा अपना यही व्यू है। तो लड़कियों को आगे ना बढ़ पाना, आप दकियान उसी सोच को जिम्मेदार मानते हैं? लगभग कुछ हद तक यही है, और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, और सुधार हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज, मुस्लिम समाज डेवलप हो रहा है, लेकिन अपेक्षित रूप से डेवलप नहीं हो रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मैं यही समझता हूं कि भविष्य में हमारा ये समाज डेवलप करेगा, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में और अधिक ध्यान देगा। ये थे हमारे साथ कमाल सर, जिन्होंने अपनी बातें रखी शिक्षा को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के। हमारे साथ इमाम सर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी में मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप माइनॉरिटी बैकवर्डनेस, एजुकेशन बैकवर्डनेस की बात कर रहे थे जी। तो आपके पास पता नहीं कितना टाइम है, मैं नहीं बता सकता जी।
आप शार्ट में ही जवाब लें। नहीं तो शार्ट में जवाब, तो टाइम होगा तब आइएगा हमारे पास। नहीं, आपके पास जितना टाइम है फिर ठीक। हमारे साथ आफ्ताब सर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पिछड़ेपन की माइनॉरिटी में क्या वजह है, आप के चश्मे से ये क्या दिखता है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात, मेरी दुआएं हैं कि ये चैनल आपका आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं देखिए, कहने का मतलब मुस्लिम बैकवर्डनेस की माइनॉरिटी, या मैं इंसानों की बैकवर्डनेस समझता हूँ कि ये एक चंदन के पेड़ की तरह है, जो दुनिया में सबसे कीमती पेड़ होता है, लेकिन वो परजीवी होता है। यानी उसको आगे बढ़ने के लिए कदुरीना का एक पेड़ लगाया जाता है, जिससे जब वो बड़ा होता है तो जड़ से उसकी खुराक लेता है। तो बैकवर्डनेस का एक रीज़न ये भी है कि ना तो हमारे पास गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है। मुस्लिम कंस्टिट्यूट 40% इन इंडिया पॉपुलेशन, 70% इन इंडियन पॉपुलेशन, बट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही इज़ ओनली 3%। तो इसका मतलब गवर्नमेंट हमको कहाँ से सपोर्ट कर रही है? दूसरी चीज़, सीके जाफर शरीफ कर्नाटक के रेलवे मिनिस्टर कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ करते थे, और हमारे और आपके टांडा में ही आए थे। तो माइनॉरिटी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटी को गवर्नमेंट पर डिपेंड ना होकर कि ये तो कुछ अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं है। जैसे टांडा उस वक्त और इस वक्त भी माशाल्लाह पैसे में बहुत है, या आजमगढ़ को ही ले लीजिए। क्या सीके जाफर शरीफ ने कहा कि मेरे यहाँ मेडिकल चलते हैं, इंजीनियरिंग चलते हैं, लॉ कॉलेज चलते हैं? क्या आजमगढ़ की ज़मीन पे कोई ऐसा कॉलेज आप बता सकते हैं? तो मुस्लिम तो कुछ मतलब ये बताया ना, चंदन की तरह है, इसको सिर्फ इनकरेज करना है, ये बहुत खिलेगा। क्या मुसलमानों के रहनुमा को आप जिम्मेदार मानेंगे शैक्षणिक पिछड़ेपन? अपने को भी हम जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हम भी वो मेहनत नहीं करते, और जाहिर सी बात है कि अगर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हमारे रहनुमा भी जिम्मेदार उसके लिए हैं। हाँ, ये थे हमारे साथ आफ्ताब सर। हम आते हैं नेक्स्ट आसिफ सर के पास। आपके सर क्या व्यू हैं माइनॉरिटी के बैकवर्डनेस के? पहले मेरा साहब आपको शुक्रिया बहुत ज़्यादा जो है, शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने मौका दिया। लेकिन पहली चीज़ ये बतलाइए कि माइनॉरिटी की मीनिंग क्या होती है? अल्पसंख्यक अक़लियत होती है हमारे नज़र से। इस्लाम के नुक्ते नज़र में अक़लियत कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप बताएं। क्योंकि कुल्लो इंसानिन मिन तुराब व अन्ना आदम मिन तुराब। हर इंसान मिट्टी से। हम एक नेशन, एक कौम, एक देश, एक भारत की बात करते हैं। सबका विकास होना चाहिए, सबकी इसमें तरक्की होनी चाहिए, सब इस राह पे चले। जब हम इसमें सोचेंगे कि हमारी ये कौम आगे बढ़े, ये नहीं जो है सबकी जो है तरक्की चाहता है। सबकी तरक्की तो हो रही है, जो है इस्लाम वो ठीक है। हमारा जो है कुछ इस तरह का नुक्ते नज़र भी है कि जब हम अपने गिरबान में देखेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमीन। आप अपनी ये जो इमारत खड़ी है, आपकी बिल्डिंग खड़ी है, जो गांव समाज में सब बिल्डिंग खड़े लोग करते हैं, आपसे पूछा गया था कि मैं यहाँ बिल्डिंग तामीर कर रहा हूँ, वो पैसे वो जो है ज़राए कहाँ से आए? लेकिन तालीम के लिए आपको मौका नहीं है, आप जो है यहाँ तक नहीं आ सकते। वीज़ा मंगाना हो फ़ॉरेन से तो आप किसी से कोई मशवरा नहीं लेता, रुपया किस बैंक में जमा करना कि नहीं जो है। तो हमारी सबसे बड़ी कमी है, और उसमें सबसे पहले जो है जो पढ़ा लिखा तबका है, वो सबसे बड़ा जो है उसमें जो है गुनाहगार है। क्यों कि हमने अपनी जिम्मेदारी को, जब हम इस ज़मीन पर आए थे तो अल्लाह का फरीज़ा लेकर आए थे, हम भूल गए क्यों कर आए थे। ये सबसे बड़ा जो है। तो जब हम जान ले कि हमारी ये कोई नई चीज़ आप नहीं पेश कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले कि अगर तुम इन तमस्सकु अल कुरान वल हदीस, कुरान हदीस के माने में क्या है? यानी इल्म हासिल करना। अल्लामा बिल कलम,
एकरा की जो है दहलीज पे, इसकी चौखट पे सबसे बड़ा जो टैग दिया गया वह क्या चीज़ है? आप पढ़े होंगे, शायद आप नहीं ले सके होंगे, तो एक मरतबा फिर उसको जो है अब ले लीजिए, जो है ज़रूरी है ले लेना, क्योंकि जो है जो सबसे पहले इस ग्राउंड में आता है वो सबसे पहले उसका मुताला करता है। बिल्कुल, ये समझ लिया। अगर उसका मफहूम आपने जान लिया, पहचान लिया, तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे में, दौलत में, शोहरत में, इज़्ज़त में सबसे आगे हैं, और आप बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन हमारी सोच मनफी हो गई, और वो मनफी क्यों हो गई? हुब्बु दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। और जब दुनिया की मोहब्बत चली जाएगी, क्योंकि ये कहा गया इल्म कंज़ु ज़ुक्रुल्लाह फना अलहू नेमल करीम इज़ामा साहिब साहिबा कद यजमउल माल सक्सन सुम्मा यहरमू अम्मा बाद कलीन फैल का ज़ुल्ल वल हरबा। ये चीज़ है, जब आप इसको अपना लेंगे किसी को रोना नहीं रहेगा। ये आपको अब जो है आसिम है, कासिम है, साजिद है, माजिद है, जो है हम इससे नहीं बात करते, हम अपनी जो है कम्युनिटी की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया वालों को लेके साथ चलते हैं। फिरका परस्ती को आप इस कम्युनिटी में पिछड़ेपन का जिम्मेदार नहीं, कुछ नहीं जो है ये सब कुछ नहीं। हम बस जब है अपने जो है गिरेबान में झांक ले कि हमारे इस गिरेबान में कितने दाग हैं, तो कुछ नहीं जो है। अब वो रोना जो है मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराना, कुछ नहीं। यहाँ के जो है 95% सब जो है बाहर हैं, किस लिए? आपकी जो है आपकी तरक्की के लिए, अपने बच्चों, अपने नौनिहालों के लिए, आने वाली कौम के लिए वो बेचारे जो है न जाने कौन कौन सा काम करते हैं फॉरेन कंट्री में। और लेकिन ये नालायक इनके बच्चे और बच्चे को सुधारने का काम, कभी हम एक प्लेटफार्म ये जो आप ये भोंपू लेके चल रहे हैं, है ना, इससे काम नहीं चलने वाला है। घर घर जाके हम बताएं कि अरे भाई क्यों ये बाग में टहल रहे हो, ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, ये तमाशा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या इसके बारे में हम कभी निकले? ये इस ग्राउंड के अंदर, इस ज़मीन के अंदर, और ये जो है क्लास के अंदर, ये इतनी 5-6 घंटा की ड्यूटी नहीं होती कि भैया ये होमवर्क चेक कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिए, या बता दिया कि बच्चों ये ब्लैक बोर्ड पर पढ़ो, ये लिखो। इससे नहीं जो है, अल्लाह के नबी ने जो हम पर जिम्मेदारी छोड़ी है कि एक एक पल पर हम उसके निगाहबान हैं। अगर वो ड्यूटी हमारे अंदर है तो ये समाज एक ऐसा समाज बनेगा जो उसके लिए जो है लोग मिसालें देंगे। और अल्लाह के नबी ने ये कहा, जब उन पर वही नाजिल हुई थी, वह नहीं नाजिल, ये जो है चीज़ दुनियावी चीज़ नहीं नाजिल हुई थी। क्या चीज़ नाजिल हुई थी? अल्लमा, यानी सीख वो चीज़। क्या चीज़ सीखना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें चीन जापान जाना पड़े तो भी इल्म हासिल करो। इल्म के लिए कहा था, दुनिया कमाने के लिए नहीं कहा था उन्होंने। तो जब ये जो है सबके घर में है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फला जितने लोग बैठे हुए हैं सबके घर में कुरान है। और कुरान के माने है ज़्यादा खूब पढ़ना। तो हम कितना पढ़े? ये थे आसिफ सर, कितना पढ़े ये बताइए। भाग्य मत जो है, मेरे पास अभी सवालों का हम जो है, आप बताइए कितना जो है आप पढ़े? हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए आपसे चाहते हैं कि इसी को आप समेटें। हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। यादव जी, पीसी यादव सर, आप इस इंस्टीट्यूशन में करीब 30 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। आपको इस दौरान क्या सबसे बड़ी कमी लगी कि हाई स्कूल के बाद बच्चे का ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा, यानी छोड़ते बहुत ज़्यादा है, स्टेप बाय स्टेप छोड़ रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? गार्जियनशिप, अभिभावक की कमी। तो अभिभावक के अंदर इस तरीके की जागरूकता कैसे आएगी कि वो बच्चों को यूनिटाइज करे, पढ़ाई की तरफ अग्रसर करे? अभिभावक मजबूर है, वह कमाने के लिए बेचारा दूर चला जाता है, और बाकी बच्चों की देख रेख नहीं हो पाती। वो बच्चे सोच नहीं पाते कि हमको आगे क्या करना है, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं और वहीं से अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं। ये तो इस बेल्ट की बात है, इधर की अपने आसपास की पूर्वांचल की, लेकिन और सारे इलाकों में और सारे रीजन्स में इस तरीके की बात नहीं है। वो सेल्फ बिजनेस पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या उनकी भी इस तरीके से स्थिति है? हाँ, यही है, यही स्थिति उनकी भी है। यानी वो अपने काम धंधों में बिजी होकर के अपने बच्चों की शैक्षणिक रूप से देखभाल नहीं, हाँ, रख रखाव नहीं कर पाते, और माताओं की बातें जो है बच्चे कम सुनते हैं, या माताएं जो हैं वो
बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकायदा उनका देख रेख नहीं कर पाती। हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। शोएब साहब हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इतनी कमी क्यों है? जैसे हम एग्ज़ाम्पल दें तो 2014 की जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 24 MP 543 MP में से जीत करके आए। ये सिर्फ 4% है टोटल अगर हम देख लें 543 में से, और सबसे हाईएस्ट 1980 में 49 MP जीत करके आए। हालांकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस देखा जाए 2011 के तो हमारी जो तादाद है वो 14.2% है। क्यों हम अपने परसेंटेज के हिसाब से पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑल मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगा कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और सारे स्टाफ को अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। जहाँ तक लिटरेसी की बात है, एजुकेशन की बात है मुस्लिम कम्युनिटी में, इस पर मैं थोड़ा सा उस नुक्ते पर मैं नज़र डालूँगा कि इस्लाम में तो कहा गया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, यानी इल्म हासिल करना सारे मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत सबके लिए फ़र्ज़ है। लेकिन हमने उस फ़राइज़ को शायद भूल गए हैं या भुला दिए गए हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो हमारा तबकाई निज़ाम रहा हो या फिर हम माशी हालत के मजबूर होकर के अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं ताकि अपने घर के हालात को सही कर सकें, अपने बच्चों को जो है दीनी या दुनियावी तालीम से रोशनास कराएं। और रही बात जो आपने कहा कि जो लीडरशिप की बात है, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप कम है, उसके भी कई सारे रीज़न्स हैं। रीज़न क्या है कि मुसलमानों में जो हमारी जो पॉलिसी है, एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल जो है एक्यूरेसी पे नहीं है, 100% जो है सही नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं जो है फेवरिज़म का मामला चल रहा है। अगर हम कहीं कहीं कोई लीडर्स होता भी है तो वहाँ पर कम्युनल की बात आ जाती है और लोग जो है रीजन और लैंग्वेज और धर्म से लोग जोड़ देते हैं। इसका भी एक रीज़न है जिस पर मुसलमान लीडर्स जो है फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसकी परवाह न करते हुए हम अपने क़यादत को आगे बढ़ाएं, लोगों के साथ आपसी जो है ताल्लुकात बनाएं, मोहब्बत बनाएं, ताकि हम समाज में रह कर अपने साथ साथ अपने जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी हमारी प्यार और मोहब्बत, हुस्न सलूक अच्छा है। अगर 2 बड़े कारण की बात की जाए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बैकवर्डनेस की, तो वो आप क्या बताएंगे? देखिए, पॉलिटिकल जो रीज़न्स है बैकवर्डनेस के, तो वो मैंने बताया आपको कि एक तो हमारी जो लिटरेसी रेट है मुस्लिम कम्युनिटी की वो तो कम है। पहले हमें एजुकेशन से अपने आप को जो है लड़ाई लड़नी होगी, जिद्दोजहद करनी होगी, और इसके साथ साथ हम जो है और कौमों के साथ मिल करके, यानी शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके उनको जोड़ करके काम करें, ना कि नफ़रत की बात करें। जैसा कि आप आज प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर एक नफ़रत है, एक जो है लोगों में एक दूसरे से अंदर बोग्ज़ है। ये ना हो करके बल्कि हार्मनी या लव या सिम्पैथी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, उबैदा सर, आपसे सवाल ये है कि मुसलमानों के अंदर ये रायता फैला हुआ है कि हम पढ़ाई क्यों करें, क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरीके की जो मिसकंसेप्शन है वो क्यों व्याप्त है, आखिर क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, मेरे टीचर स्टाफ सबके मैं सलाम करता हूँ। आपका जो प्रोग्राम आपका भी आपके जो है भी आपने प्रोग्राम रखा उसका भी, मुसलमान में जो ये कमियाँ हैं कि हमको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी हमको नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी कमियाँ हैं। नौकरी करने के लिए तो पहले आपको उतना एजुकेटेड होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि हम छीन ले। जैसे काशीराम ने कहा था, लूट लो नौकरी, लड़ के लूटो। तो हमारे यहाँ ये लड़ाई नहीं है, हम लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि इंटरव्यू में आप गए, आपको छांट के फेंक दिए। ना लड़ने की वजह, हाँ, वही एजुकेशन पीछे होना कि हमको उसमें इंटरव्यू में पहुँचे IAS के, हमारे 400 लड़का IAS पहुँचे, पता चला कि 40 IAS हो रहे हैं, उनके 800 पहुँचे तो उनके 1200 IAS हो रहे हैं। तालीमी मैदान में पिछड़ापन क्या वजह है? बस यही बाहर जाकर पैसा कमाना,
ये तो इस बेल्ट की बात है, इधर की बात है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें पूरे हिंदुस्तान की बात, तो बहरहाल मैं आप बताऊं, मुसलमानों की ओवरऑल पूरी इंडिया पर, पूरी इंडिया के अंदर ओवरऑल आप चलें, सुल्तानपुर जाएँ, बनारस चले जाएँ, जौनपुर चले जाएँ, तो इतना उनके पैसा नहीं, तो बेचारे रिक्शा खींचते हैं तो बच्चे पढ़ाएँ कहाँ से। और ना हमारे गवर्नमेंट जो स्कूल है ना इतने उसमें पढ़ाई भी नहीं होती, पूरे उत्तर प्रदेश ले लीजिए। और जो माइनॉरिटी स्कूल हैं, जो माइनॉरिटी मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी फ़ीस लेते हैं वो बेचारे पैसा नहीं दे पाते कि उतनी फ़ीस दे दें कि हम पढ़ लें। ये थे हमारे उबैदा सर जिन्होंने अपने मत रखे। फिर हम आते हैं अतीक सर के पास। इनसे हम जानेंगे कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में। माइनॉरिटी कम्युनिटी में लड़कियां इतनी पीछे क्यों हैं? अगर हम मर्दमशुमारी 2011 की बात करें तो सिर्फ 48.10% लिटरेसी रेट है। सिर्फ लिटरेसी का मतलब वो अपना नाम लिख पाते हैं। अगर एजुकेटेड की बात करें तो बहुत उड़ करके 15 से 10% होंगे। आखिर इसकी वजह क्या? हालांकि शुरुआती दौर में लड़कियां काफ़ी अच्छी होती हैं पढ़ने में, अगर कंपैरेटिवली बच्चों से देखा जाए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। लड़कियों की एजुकेशन इसलिए कम है, इसमें एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की है ये गलत है। पूरे आजमगढ़ में उठाकर देख लें, हमारा जनपद है, लड़कियों के कितने बालिका विद्यालय हैं? नहीं। और हमारे मुस्लिम समाज में को एजुकेशन को पसंद नहीं किया जाता और होना भी नहीं चाहिए, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि को एजुकेशन से बुराइयां ज़्यादा फैलती हैं, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आज के माहौल में तो उनकी भी लड़कियां, जिसको आप मेजॉरिटी कहते हैं, उनकी भी सुरक्षित नहीं है। कॉलेज से पढ़ने के लिए निकली हैं, पता नहीं शाम को घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगी। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये है हमारी लड़कियां साक्षर हैं 100%, जो दिया हुआ है वो गलत है। चूँकि हिंदुस्तान के किसी ज़बान में जो है वो लिखना पढ़ना जानती हैं तो उसको साक्षर माना जाता है, ना कि शिक्षित। तो हमारी लड़कियां जो हमारी ज़बान, जिसको हमारे नाम से मंसूब कर दिया गया है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, उतना तो जानती ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। दूसरे, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी गड़बड़ रही है। क्योंकि 1977 में जनता पार्टी का दौर आया, उसमें वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और उन्होंने विदेश जाने के लिए जो है पूरी तरह से ओनली खाड़ी देशों में अगर कहा जाए तो, और खाड़ी देशों में जाने के लिए मुसलमान आतुर हो गया, पैसा दिखाई पड़ा। लेकिन ये सोची समझी रणनीति थी। यहूदी मिशनरी भी उसमें काम कर रही थी, क्योंकि यहूदी जो है 100 साल बाद की सोचता है, जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। अगर 77 से पहले जाए तो माइनॉरिटी के बच्चे इतने कम पढ़े लिखे नहीं थे जितने आज मिल रहे हैं। आज चूँकि पैसा उनको मिलने लगा, इसलिए जो आयश इशरत में पड़ गए, और चूँकि जब उसमें पड़ जाते हैं, जब पैसा आने लगता है तो जानते ही हैं वो गलत रास्ते अख्तियार करते। क्या दकियानूसी सोच को आप माइनॉरिटी का पिछड़ापन का कारण मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। दकियानूसी कुछ है ही नहीं है। माइनॉरिटी जहाँ सबसे कहा गया कि यहाँ से लेकर के चीन तक एजुकेशन हासिल करो, तो फिर इस्लाम ये कहता है, तो इसमें दकियानूसी की कोई बात नहीं है। हाँ, हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। नवाज साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी की जो एक इकोनॉमिकली और एजुकेशनली पिछड़ेपन की वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ 15 अगस्त की सबको। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग पैसा कमाने लगे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि एजुकेशन से पीछे जा रहे हैं। और दूसरी वजह सबसे बड़ी है कि प्रोफेशन, जो उनका व्यवसाय है, जो पेशा है, वो उनको मतलब कि ज़्यादा मतलब कि उसको क्या फोकस कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से एजुकेशन ले करके अपने प्रोफेशन को और स्किलफुली किया जा सकता है। तो एजुकेशन ना लेने की वजह क्या है? एजुकेशन न लेने की वजह यही है कि उनकी सोच जो है पैसे की तरफ ज़्यादा है कि हम पैसे कमाएं। यहाँ तक है कि हाई स्कूल इंटर तक पढ़ेंगे, और जो बाहर रहते हैं, जो कमाते रहते हैं, वो सोचते हैं कि बस हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े, फिर हम अपने बच्चों को भी बाहर बुला लेंगे। तो जिसकी वजह से एजुकेशन उनका वहीं तक रह जाता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन से दूर होते चले जा रहे हैं। फिरका परस्ती को आप पिछड़ेपन की वजह मानेंगे? नहीं, फिरका परस्ती की कोई वजह नहीं मानेंगे। हम आते हैं आरिफ सर के पास। अगर आपके नुक्ते नज़र से देखा जाए, पिछड़ेपन की क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ
अभी तक इतनी चर्चा हुई, 1 घंटे लगभग हो गया है। इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे कि मैं एक कोटेशन कोट करना चाह रहा हूँ। एजुकेशन मेक्स अ मैन ईजी टू लीड बट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ईजी टू गवर्न बट इम्पॉसिबल टू इंस्लेव। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। तो अगर देखा जाए तो होल सोल किसी भी बैकवर्डनेस के पीछे अगर उसको इरेडिकेट करना है तो एजुकेशन मस्ट है। और एजुकेटेड अगर होंगे तो वो चाहे जिस एरिया में हो, चाहे वो स्किल की बात कर लीजिए या डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, अगर एजुकेशनली वो बैकवर्ड नहीं है तो वो बैकवर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। और रही बात जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया नहीं है। अगर आप वेल एजुकेटेड होंगे तो आपको प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत अच्छे जो है चांसेस हैं या वहाँ पे स्कोप हैं। आप अच्छे से आप एजुकेशन ले करके वहाँ पर भी आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली जो है रन कर सकते हैं। एजुकेशन को आप इतनी महत्ता दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है ना हासिल करने की? देखिए, अभी तक अगर रिलीजियसली भी देखा जाए तो हमारे बहुत सारे सर ने बताया कि जैसा कि हमारे स्कूल का नाम इकरा है, तो जो पहला वर्ड है इकरा, यही रिप्रेजेंट कर देता है कि हमारे इस्लाम में, या इस्लाम की ही बात ना की जाए, अगर पूरी दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं या रिलीजन हैं सबकी बात की जाए तो उसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो आज, जैसे आप अभी बता रहे थे, जैसे कि आज हमारा जो सोसाइटी है एक तरीके से विलेन का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? सोशल विलेन है ये सोसाइटी, हमारी एक विलेन का काम कर रही है। अगर देखा जाए तो जो सोशल बैकवर्डनेस है इसका रीजन भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग या हम लोग ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बैकवर्डनेस है वही सोसाइटी की बैकवर्डनेस है, समझ रहे हैं ना? कि जैसे कि आज देखिए जो कास्टिसिज्म है, रीजनलिज्म है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है कि आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरीके के हालात जो है क्रिएट किए गए, और इसका ये भी रीज़न है कि अगर ये जो है इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन, अगर इनको सेपरेट कर दिया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा अगर उसको कंबाइंड करके देखा जाए तो, समझ रहे हैं ना? जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि एक पॉलिटिकली जो है हमारे जो लीडर हैं वो मुस्लिमों के लीडर या रहनुमा जो भी कह लीजिए, वो क्यों इस समय इतने नहीं हैं? इसका ये भी रीज़न है कि आज जो समाज में इतनी जेलसी है लोगों के अंदर, या जो डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, कास्टिसिज्म हो या इन द नेम ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट करती हैं। हम आते हैं अपने अगले सर के पास, वलीउल्लाह सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मामला है, यानी आदमियों और औरतों का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चियों को और बच्चों को समान रूप से अवसर नहीं दिए जाते हैं। देखिए, इसमें एक तो मज़हब कहीं ना कहीं, जो मज़हब को लेकर के आज इंसानों की सोच बन गई है, वो कहीं ना कहीं अपना काम करती है। और हर मज़हब में आप अगर जो है कदीम ज़माने में देखें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं औरतों के साथ जुल्म होता रहा है, और अब भी, हालांकि ये गलत है, अब भी लोगों की ये सोच बनी हुई है। चाहे तालीम को आप ले लें तो तालीम में भी वो ये कहते हैं कि भाई बच्चियां क्या करेंगी पढ़ करके, उनको तो घर संभालना है, घर देखना है, बच्चों की परवरिश करना है। तो इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बच्चियों को तालीम से दूर रख रही है। और ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जो मुसलमान हैं उनके यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि ये गलत है, इस्लाम का ना ये नज़रिया कभी रहा है ना कभी हो सकता है। तो ये जो लड़कियों के प्रति ऐसी सोचें हैं, ये सही हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये गलत है। इस्लाम में ऐसा है ही नहीं। इस्लाम तो भाई चाहे वो मर्द हो या औरत, हर किसी की बराबरी की बात करता है, उनके साथ अदल की बात करता है, और कहता है कि भाई दोनों को तालीम हासिल करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो तालीम की असल रूह है वो ख़त्म हो रही है, और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको एक तरह से आप कह सकते हैं रोग लग गया है। जो तालीम का असल मकसद है लोग उसको भूल गए हैं, और कहीं ना कहीं अब तालीम को भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि तालीम का मकसद ये कभी नहीं रहा है। तालीम का मकसद तो ये है कि भाई हम तालीम हासिल करें ताकि हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी बन सकें। हम ऐसे बन सकें कि हम तालीम हासिल करके दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों के काम आ सकें। अगर तालीम को सुधारने की 3 मरहले कहा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, तालीम को सुधारने के लिए सबसे पहले तो हमें एक तरह से आप कह लीजिए कि समाजी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी।
हम लोगों को ये बताएं कि तालीम हासिल करने का मकसद कभी ये नहीं रहा कि हम तालीम हासिल करके ढेर सारे पैसे कमाएं, लोगों को लूटें, अच्छे घर बनाएं और कार खरीदें। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मुझसे खुद लोग, मेरे गांव के लोग कहते हैं कि अरे भाई आपने तो वहाँ इस्लाह से पढ़ाई की, जामिया गए, JNU गए, यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, उसके बाद कर क्या रहे हैं आप? 8,000 रुपये में फला जगह पढ़ा रहे हैं। तो ये एक सोच बनी हुई है। खिदमत करना किसी का मकसद नहीं रहा। लोग चाहते हैं कि तालीम हासिल करके ढेर सारा पैसा कमाया जाए। तो एक तरह से हमें पहले लोगों को ये बताने की ज़रूरत है और समाजी तौर पे बेदारी लाने की ज़रूरत है कि लोग तालीम को खिदमत की तरह से लेके, हम तालीम हासिल करके समाज में जागरूकता लाएंगे और खिदमत करेंगे। और अगर ये सोच हर किसी की बन जाए तो कहीं ना कहीं समाज में भी सुधार आएगा और तालीमी निज़ाम भी हमारा बहुत बेहतर हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, ये तैयब साहब। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि मदरसे को मॉडर्नाइज़ करने का जो कदम है वो कैसा है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि अरबी मदारिस को मॉडर्न नहीं किया जा सकता। जब अरबी मदारिस को मॉडर्न करने की कोशिश की जाती है तो उसमें ये बात होती है कि भाई अगर दुनियावी तालीम होगी तो ज़्यादा फोकस दुनियावी तालीम की तरफ होगा, तो ये दुश्वारी होगी। मदरसे में, हालांकि अगर मदरसे में एक तरफ मदरसे के जो अरबी मदारिस हैं उसी के जस्ट अगेंस्ट अगर कॉलेज कायम किए जाएँ और मदरसे की देख रेख में वो शुरू हों तो मुझे लग रहा है कि दोनों का निज़ाम अच्छे से चल सकता है। इसलिए कि वहाँ खींचातानी शुरू हो जाती है। अगर आप इंग्लिश कोई सब्जेक्ट लाते हैं, वहाँ इंग्लिश का कोई टीचर आता है, वो पैंट शर्ट में नहीं आ सकता, वो भी कुर्ता पाजामे में है। तो बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो दिक्कत पैदा करती हैं और बड़ा मामला क्रिटिकल हो जाता है। दूसरी बात, एक बात और आप देखिए कि कोई कॉलेज का अगर कोई टीचर होगा तो उसकी सैलरी का लेकर मामला उभर जाएगा कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, मदरसे के टीचर की कम है। तो आप देखिए, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए इस्लाह है, अब यहाँ पर एक कंप्यूटर का कोर्स शुरू किया गया है, वहाँ आप देखिए कि चूँकि वो सरकारी है तो वहाँ वो 3 टीचर हैं, तीनों टीचर की सैलरी ज़्यादा है। इसके बिलमुकाबिल मदरसे में जो कई सालों से भी 25 सालों से खिदमत कर रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग की सैलरी इतनी है, उन लोगों की इतनी है। तो ये जो सैलरी को लेकर दुश्वारियाँ होती हैं वो भी एक बड़ी दुश्वारी कही जा सकती है। सिर्फ एक मसला नहीं, मदरसे में बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से मदरसे को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। बस जब तक मदरसे में मदरसे की सोच वाले लोग होंगे, सिर्फ मौलवी तबका होगा, तब तक मदरसा डेवलप या तरक्की नहीं कर सकता। जब उसमें कुछ मॉडर्न लोग आएंगे, उनके अंदर खुलूस होगा, तभी मदरसा आगे बढ़ेगा। आप देखिए कि मदरसे की इंतज़ामिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद आप देखिए कि जब आते हैं, जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में बस अच्छी अच्छी बातें कर करके खाना अच्छा बेहतरीन खाना खा करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो तो अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन मदरसे के जो टीचर हैं उनकी सैलरी का जो इतना बड़ा मसला बना हुआ है कि वो हमेशा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए। अपने बच्चे को, अपने परिवार को लेकर चलने के लिए उसको चंदे करने पड़ते हैं। चंदा करने के साथ साथ वहाँ फिर कुछ लोग उसको और पैसे टीचर को देते हैं। तो उसमें आप देखिए कि चंदे में जो ये बदउनवानियाँ होती हैं, करप्शन होता है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। आपने सुना होगा कि देखिए जो सरकारी मदरसे हैं उसमें जितना बड़ा करप्शन हुआ, हम सीधे सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। हम कहते हैं कि योगी सरकार ने ऐसा किया, मदरसों के ऊपर हमला कर दिया। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते, इसलिए कि कितने ऐसे मदरसे थे जो ज़मीन पर नहीं थे, जो कायम ही नहीं था, जो चल रहा था, सैलरी भी आ रही थी। तो मदरसे के असातिज़ा, मदारिस के असातिज़ा आप तो समझिए कि हरामकारी कर रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना कॉलेज है, ना कोई स्कूल है। इसके बावजूद योगी सरकार से तो आपका इरादा है कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइज होना चाहिए। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटी की बात कही आपने, तो सीधे सीधे माइनॉरिटी की बात में एक ही आप जोड़ लीजिए कि मुस्लिम बरादरी, मुसलमानों को तालीमी मराहिल में अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनकी माशियात को इस्तेकाम बख्शा जाए। इस्तेकाम हर फ़र्द बशर अपने तौर पर ये सोचे कि मैं किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे सकते हैं। इस वक्त कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। आपके पास पैसा है, आप अच्छी सी तालीम दे सकते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो अगर पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ डिग्री होल्डर होगा, हो सकता है डिग्री होल्डर हो, उसके अंदर सलाहियत ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा, वो माशरे में एक अच्छा आदमी बन सकता है। लेकिन गरीब
गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने पेट के लिए उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, तो ऐसा शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक इलाके या एक ज़िला की बात नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया की अगर बात करें तो देखिए कि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो माशी रीज़न है। दूसरे एक बात और मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, जब ये इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू हो गया है तो कि किसी एक बड़े थिंकर ने कहा था कि अगर ये जो मुसलमानों की सूरत हाल है उसमें अगर आप देखिए कि ज़कात या सदक़ात की जितनी रकम है वो सब ज़ाय होती हैं कि हम गांव में कुछ चुनिंदा लोगों को चुन लेते हैं, उन्हीं को ज़कात की रकम देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर एक कमेटी गठित हो जाए एक गांव के सतह पर, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव की सतह पर अगर आप देखिए तो गांव की सतह पर एक कमेटी गठित हो जाए, सदक़े की या ज़कात की जो रकम जो नाजायज़ लोगों के हाथों में जाती हैं, अगर उस पैसे का कलेक्शन हो और हम अपने गांव में बेदारी लाएं और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अगर हम उनका सपोर्ट करें, अगर हम उनको कुछ डोनेशन करें या कुछ ऐसा सिक्रेसी मामला हो कि राजदारी के तौर पर उनको पैसे दिए जाएं, वो पढ़ना चाहे जहाँ तक पढ़ना चाहे, तो ऐसा अगर उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए तो बहुत सारे हर गाँव के सतह पर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग उभर जाएंगे। आप देखिए सिर्फ एक बरादरी को ले लीजिए, यादव बरादरी को ले लीजिए, हमारे गाँव, हम अपने गाँव की बात कर रहे हैं कि हमारे गाँव में एक सिर्फ यादव बरादरी का एक इलाका है, वहाँ पर आप देखिए कि एक दो बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए। अब एक बेदारी उभरी हुई है, सब बच्चे दौड़ रहे हैं, सब चाह रहे कि हमारा पुलिस में हो जाए, हम फौज में हो जाए, हम टीचर बन जाए, तो ऐसा मुमकिन उसी वक्त होता है। क्या आप फ़िरका परस्ती को पिछड़ेपन का कारण मानेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल फ़िरका परस्ती को मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि आप देखिए कि अब तो प्राइवेट कंपनियाँ आ गई हैं, अब क्या दिक्कत है कि सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, हमारे अंदर अगर टैलेंट है तो हम प्राइवेट स्कूल में अच्छी अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया अपने व्यू देने। हमारे साथ एक अध्यापक जो मनीष सर, जिनका कैमरा संभालने की वजह से इंटरव्यू यानी कुछ बाइट हम नहीं ले सके, तो अल्टीमेटली हम इनसे ले रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि पिछले एक सालों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है यहाँ की सिस्टम से? बच्चे सिविलाइज्ड हैं या फिर किस तरीके की सुधार की ज़रूरत है? फिलहाल शुक्रिया आपको मौका देने के लिए। दरअसल अभी तो हम PhD नैनो साइंस सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु में एनरोल्ड हैं, तो बस बहुत जल्दी ही कोरोना की वजह से आ जाना ही होना नहीं पा रहा है। लेकिन रही बात यहाँ के बच्चों की पर्टिकुलर एक जो ये बेल्ट है यहाँ के बच्चों की, मतलब हमको तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि ये लोग साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों या उनका कुछ ऐसा मोटिव हो। उनका मोटिव ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उनके पास कुछ सपने हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि आप आगे चल के क्या करेंगे, 98% स्टूडेंट वहीं पे खामोश हो जाएंगे कि हमको आगे चल के क्या करना है, इनको पता नहीं है, उनके पास सपने नहीं है अपने। ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे आप 1 लाख का सूट पहन के आएँ और कोई 1 स्टार वर्दी लगा के आए, तो वर्दी की ज़्यादा कीमत होती है ना कि सूट की आपके। ये बात इन बच्चों को नहीं पता है, मतलब सपने भी नहीं हैं लोग के। अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि आप बताओ आगे चल के क्या करोगे, तो उन वहीं पे खामोश हो जाएंगे, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बोलने को। तो ये जो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बताया है, गिनाया है, एक तरीके से आपने जो ऑब्ज़र्व किया है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसको हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इस सिस्टम से? इसकी जो मेन ख़ास वजह है मतलब एजुकेशन ना होना। मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, उस वजह से कि अपने बच्चे को सीधी डायरेक्शन दे पाएँ। जैसे अगर बच्चा पैदा हुआ आप 1 साल, 5 साल, 6 साल या नियर अबाउट 10 ईयर, तो लगभग घर वाले पूछ ही लेते हैं कि बेटा आगे चल के क्या करोगे, मतलब क्या बनना चाहिए, क्या बनना तुम पसंद करोगे। ऐसा स्कूल में भी होता है कि बेटा बताओ आगे चल के क्या पढ़ोगे। तो हमें लगता है इस कॉलेज में मुझे तो 1 साल में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि किसी ने पूछा हो कि आगे चल के आप क्या करोगे, आपके सपने क्या हैं, ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं होगा। तब जब बच्चों को सपने के बारे में पता नहीं होगा तो आगे क्या डायरेक्शन लेंगे वो आप खुद जानते हैं। आप बात कर रहे हैं कि बच्चे के गार्जियन जो हैं उनको खुद ही नहीं मालूम बच्चों के अंदर क्या देना है, किस तरीके से अपब्रिंगिंग करनी है। तो जब उनके अंदर ही एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड हैं और शिक्षा को लेकर के वो बेदारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या इसके
एक तरीके से उपाय हैं जिसको सुधारा जा सकता है? जैसा हम जानते हैं कि अपना नाम लिख लेना ये साक्षर की कैटेगरी है अपने भारत में, लेकिन ये काफ़ी लेवल पे सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपना भला ना सोच पाएँ, अपने बारे में ना सोच समझ पाएँ, अपने बच्चों को गाइडलाइन ना दे पाएँ, डायरेक्शन ना दे पाएँ, केवल एक ही लीक बनी है कि ये लोग चले गए हैं वहाँ पे गल्फ़ कंट्री में, ऐसा करो बेटा, उनकी तरह तुम भी बनो। उनके पास कोई वो मतलब कोई एक सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई विज़न नहीं है कि आप उनकी तरह बनो। या उनके गांव में जैसे हम लोग हैं, अपने गांव के अपने टीचरों को, अपने प्रोफेसरों को, उन लोग को देख के सोचते हैं कभी हम लोग उनकी तरह बनेंगे, उनकी तरह वर्क करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। तो इन लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं, केवल एक ही चीज़ दिखता है कि वो गोल्फ कंट्री में गया, पैसा कमाया, घर बना लिया, उतना अच्छे मतलब गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, मतलब उसकी लग्जरी देख ली इन लोगों ने। तो इन लोग का मोटो पद चिन्ह वही है कि पैसा कमाना ओनली। ये थे मनीष सर हमारे साथ, जिन्होंने बहुत अहम मुद्दों पे अपनी बातचीत रखी, जो पिछले 1 सालों में इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। अभी 1 मिनट ज़रा बने रहिए, हम लास्ट में इनसे एक सवाल ये पूछेंगे कि सर आप इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसके ज़रिए ये सुधार की तरफ बढ़ सकें? हाँ, आपको हम इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को केवल इतना कहेंगे कि आप अपने एरिया को ना देखो, थोड़ा उनके बाहर के लोगों को देखो कि बाहर की दुनिया क्या कर रही है, किस किस एरिया में हमको विकास करना है। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, मतलब मंगलयान मंगल मिशन तक पहुंच गई है, लेकिन अभी इन लोग की सोच भी बड़ी छोटी है। केवल एक ही डायरेक्शन है कि इन लोग केवल अपने आसपास ही देखते हैं, मतलब एक सेंटर का सराउंडिंग कर लो एक गोले का, केवल वहीं तक देखते हैं। कूप मंडुक्टा वाली बात है। अगर इन लोग भी ऊपर देखेंगे, उस सर्किल से बाहर निकल के देखेंगे, आपको इन लोग ऊपर जाएंगे और बहुत ऊपर जाएंगे। शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। हमें बहुत बहुत टीचर मसूद साहब के पास हैं जो स्कूल की फाउंडेशन से ही स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और इनके अपने एक अलग अनुभव हैं, तजुर्बे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है इतना वाइडली, सर आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आपने हमको टाइम दिया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ख्याल न हो अपनी हालत के बदलने का। इसके लिए सरकार और हमारी कम्युनिटी, समाज सभी जिम्मेदार हैं। गरीबी के लिए, एजुकेशन में पिछड़ने के लिए, सब चीज़ के लिए। जैसे एक भिखारी रोड पर मांग रहा है, हाथ फैलाकर उसको लोग 2 पैसा दे देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नज़र उठाकर लोग नहीं देखते कि मीलों में झुग्गी झोपड़ी में लोग गरीबी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी रोजी कैसे चलती है, ये नहीं देखते। 2 पैसा समाज के लोग जिम्मेदार नहीं हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोग। आप देखें, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर में रह कर के लश्कर के साथ सोते थे, कंकड़ पर सोते थे। लेकिन हमारे मैनेजर स्कूल जो हमारे ये पब्लिक स्कूल से नाम से कायम तो हुआ वो, लेकिन उसका स्कूल वो बाद में उनका हो गया। वो फार्चूनर्स चलते हैं। हमारे उलमा लोग दावत में आते हैं तो बैठ के सुबह खाते हैं, आम पब्लिक जो है वो टेबल पर खाती है। उनको ये नहीं का ख्याल कि हमारे रसूल की सुन्नत क्या थी, हम भी उनके साथ बैठ के खाएं, बराबरी का दर्जा उन्हें दें। इस्लाम ने सदका फितरा का निज़ाम इसीलिए लगाया कि गरीबों की गरीबी दूर की जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा जाए। उन कुछ लोगों को पढ़ाकर, जैसे तबलीग वाले हैं, सड़क पर चलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुँचते, उनके घर तक नहीं पहुँचते, उन्हें जागरूक नहीं करते। अब दूसरी बात, आगे सवाल ये है, आपने एक सवाल किया था खच्चर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनेगा? सच्चर रिपोर्ट हो चाहे कोई रिपोर्ट हो, सरकार में उसकी आवाज़ सुनने जाने वाली नहीं है। सरकार को आप जिम्मेदार मानते? पिछड़े पर सब में 1825 से लेकर 1917 तक अंग्रेज़ों का कानून चल रहा था। दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया कि हिंदुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि 200 मिलियन डॉलर का, यानी कि 9,000 करोड़
चावल यहाँ से चला गया वहाँ इंग्लैंड में, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, न छप्पर उनके पास है, न रोज़ी रोटी है, न तन ढकने का कपड़ा है। ये सरकार की स्कीम थी, आज भी सरकार की स्कीम वही चल रही है। पता चला कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जा रहा है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और लोग भूखे मर रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं। ये सरकार की पॉलिसी जो 3 कमियों की अगर बात की जाए तो आप क्या गिनाएंगे? किसकी? एजुकेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन माइनॉरिटी के बच्चों को नहीं हो पा रहा है। 3 कमियां आप क्या गिनाएंगे, संक्षिप्त रूप में बताइए। देखिए, एक तो हमारा समाज जिम्मेदार उसके है, दूसरी बात सरकार जिम्मेदार उसके लिए है, तीसरी गरीबी उसकी जिम्मेदार, तीनों जिम्मेदार उसके लिए हैं, तीनों जिम्मेदार हैं। इसलिए कि गरीबी के नाते लोग पढ़ नहीं पाते, सरकार उनको अवॉइड करती है, उनको मौका नहीं देती पढ़ने का। यहाँ देखिए हर काम जो है वो पार्टिसिपेट चल रहा है, नौआ बांटे भेली घरे घर ना खाए, यहाँ ये पॉलिसी चल रही है, समझ रहे ना। अपने लोग जो चीज़ सरकार आती है उन्हीं को लोग भरे जाते हैं, किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालांकि इन सब चीज़ों पर समाज के लोग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम फिल्म एरिया वाले, फिल्म के लोग काम करते हैं। हर क्षेत्र में फिल्म बनी हुई है, लेकिन सरकार को कोई ख्याल नहीं, कोई वो नहीं कि फिल्म कम से देख कर बना दे, पास दे, उसी पर काम करें, समझ रहे ना। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू रखने के लिए सर। समय कम होने की वजह से हम आपको ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, आप करें। कुछ कहना बाकी है, कुछ सवाल है आप पूछ लें। हम लास्टली पूछना चाहेंगे इमाम सर से, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, हम देंगे इनको। तो सर, आप इस पिछड़ेपन की क्या वजह मानते हैं माइनॉरिटी? देखिए, माइनॉरिटी में बैकवर्डनेस की बात हो रही है, एजुकेशन बैकवर्डनेस की। तो सबसे पहले आज मैं 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हम रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके, कुछ पॉइंट्स रखेंगे बहुत ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, एक बंदा है जिसका नाम एक्स है, वो टीचिंग करता है, बट दे हैव नो टीचिंग ट्रेनिंग। वही बंदा जर्नलिज्म करता है, बट दे हैव नो जर्नलिज्म ट्रेनिंग। आई हैव, यू आर टारगेटिंग मी, आई हैव ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन कोर्सेज। आई थिंक यू डोंट नो। डोंट बी पर्सनल, ना हम पर्सनल होंगे ना आप पर्सनल होंगे। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सुनिए, उतना हाजमा दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, एनी अदर जॉब, चलिए जर्नलिज्म छोड़ दीजिए, एनी अदर जॉब। तो या तो वो टीचिंग नहीं कर पाएगा, अगर गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, ठीक, वो 2 काम एक साथ नहीं कर पाएगा, जज नहीं कर पाएगा, ये परफेक्ट है। उसको जो टाइम मिलता है, अगर वो टीचर है तो अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको काम करना चाहिए। अब दूसरी टॉपिक है हमारे पास माइनॉरिटी मैनेजमेंट। माइनॉरिटी मैनेजमेंट का हाल देखेंगे। माइनॉरिटी में हम सोच रहे हैं क्रिश्चियनिटी और बौद्धिज़्म और जैनिज़्म को छोड़ के मुस्लिम माइनॉरिटी पे फोकस करना है। माइनॉरिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी मैनेजमेंट आप देखेंगे ज़्यादातर डॉक्टर होंगे, एडवाइस होंगे और पॉलिटिशियन होंगे। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हो, ठीक। और दूसरी बात ये हो सकता है, चलिए फिर आप अगर कमेटी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनसे आप एडवाइस लीजिए, तो ये खुद ही उनको एडवाइस देने लगते हैं। ये माइनॉरिटी मैनेजमेंट का दूसरा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे कहा था कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी नहीं सुधर सकती, तो मैं भी ये कर रहा हूँ, माइनॉरिटी एजुकेशन पॉलिसी नहीं सुधर सकती। उसके ये लूप होल्स बता रहे हैं, अगर इसको आप ओवरकम कर लें तभी हो पाएगा। दूसरी बात हम कह रहे थे कि स्टाफ, माइनॉरिटी स्टाफ की बात। माइनॉरिटी में एक बात देखेंगे, स्टाफ में देखेंगे कि माइनॉरिटी में 2 तरह के स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड, नॉन गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड स्कूल का हाल ये है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल 2 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए लेके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो जो पैसा दे के अपॉइंटमेंट कर रहा है वो पढ़ाएगा नहीं। प्राइवेट स्कूलों का हाल ये है कि वो अपॉइंटमेंट क्वालिटी को नहीं देख के, किसी का रिलेशन है, कोई क्वालिटी है, अलग अलग तरह से अपॉइंटमेंट, अलग तरह से क्वालिटी पर फोकस माइनॉरिटी नहीं कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। तो क्वालिटी से समझौता जब करेंगे सक्सेस नहीं होंगे। दूसरा बात है मेंटल कैपेसिटी ऑफ माइनॉरिटी स्टाफ। माइनॉरिटी स्टाफ घर से चलता है तो मेंटली फ्री नहीं रहता, इसका लेना है, उसका देना है, अभी ये खरीदना है, उनका बकाया है, उनका लेना देना है। तो मैनेजमेंट ये सेटिस्फैक्शन दे नहीं पाएगा, तो एक आदमी टेंशन में रह के कितना अच्छा पढ़ाएगा, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ हमने देखा, अभी बात करते हुए बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के लोगों को,
कि हम ये कहते हैं कि भाई समथिंग बेटर दैन नथिंग बन के चले आए, ठीक है, कोई आदमी मजबूर था, समथिंग बेटर दैन नथिंग पढ़ के चले आए, तो आप उसको दिस इज़ बेटर दैन ऑल थिंग कर दीजिए ना, उसको सेटिस्फाई कर दीजिए कि अपनी काम मेहनत से करे, पूरी ईमानदारी से करे। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? सेटिस्फैक्शन जॉब, पहली बात होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, मेंटल सिक्योरिटी, इसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। जब हमको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमारा सारा काम यहाँ से चल जा रहा है कॉमन मिनिमम, तब हम जो इधर उधर भाग रहे हैं अपना सारा फोकस अपने वर्क पे लगाएं। आप जॉब सिक्योरिटी और स्केल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वही सेटिस्फैक्शन कहते हैं। और सेटिस्फैक्शन किसको कहेंगे? भूखे पेट भजन न हो, आप सुने हैं जी। कमेटी की बात कर रहे थे आप, सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक बात बहुत खास स्पेशली कही गई है कि माइनॉरिटी का जो रिजल्ट निकला है कि माइनॉरिटी क्या इनसिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, तो मुस्लिम जो वुमेंस का बैकवर्डनेस है एजुकेशन का, वो इनसिक्योरिटी की वजह से है। हम अपनी लड़की को यहाँ से आजमगढ़ नहीं भेज सकते बिकॉज की गवर्नमेंट हमको सिक्योरिटी नहीं देगी, इस वजह से बैकवर्डनेस। इस वजह से नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाने वाले मुसलमान हैं, वरना अंग्रेज इसको ख़त्म कर चुके थे। और तीसरी चीज़ टीचर स्टाफ का हाल ये है, स्टाफ का हाल ये माइनॉरिटी स्कूल में कोई बैठ के कुछ तैयारी कर रहा है, कोई बैठ के कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई अपना प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अपना अदर जॉब कर रहा है। तो आप एक लड़के को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, एक टीचर 24 घंटे टीचर होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज से, कपड़े से, उठने बैठने से, खान पान से उसको 24 घंटा टीचर रहना पड़ता है। बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है ये। ऐसे नहीं कि आप कैंपस में कुछ भी चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, बाहर भी बोलने में हमको वो समझना पड़ता है, पब्लिक दूसरे निगाह से देखती है। अब लास्ट बात हम कहेंगे, इकरा पब्लिक स्कूल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बुनियाद इसी पर रखी गई थी। अब कहाँ डगमगा रही है, कहाँ क्या कर रही है, तो मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटी का एजुकेशन नहीं सुधर सकता जब उसके मेन जिम्मेदार माइनॉरिटी स्कूल के मैनेजमेंट एंड स्टाफ है। ये दोनों प्रॉब्लम आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। खाली गार्जियन के देखिए, अभी गार्जियन की बात हो रही थी, गार्जियन जिम्मेदार है। एक गार्जियन अपने लड़के को स्कूल भेज दिया, 6 घंटे आपके हवाले किया, पैसा दे रहा है, विदेश है, वो आके तो पढ़ाएगा नहीं, एटमॉस्फेयर आपको देना है तरह तरह से, तो वो आप दे नहीं पा रहे हो। इतनी उसके क्या कम वो है कि बेचारा सऊदी से किसी तरह से मजबूरी में पैसा ला के आपको पहुँचा दे रहा है आपका लड़का, आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे शरारती होंगे, लेकिन 80% बच्चे आ रहे हैं ना, अटेंडेंस देने के बावजूद बच्चा वही हाल है। ठीक है, और बताइए। अब आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन नहीं बन पा रहे, डॉक्टर नहीं बन पा रहे, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, ये इसकी क्या वजह है? माइनॉरिटी बन नहीं पा रहा, हम कह रहे हैं माइनॉरिटी की वजह एजुकेशन बैकवर्डनेस है, और एजुकेशन बैकवर्डनेस का एक कंडीशन जो वजह है वो मैंने बताया आपको, उसको आप ओवरकम करिए तब एजुकेशन है। हम खाली एजुकेशन पे तकरीर करेंगे, इससे नहीं। आप बताइए कोई भी माइनॉरिटी 2-4 इंस्टीट्यूशन बताइए जो इस प्रॉब्लम से नहीं झेल रहा हो। हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, जो पर्सनल नहीं है वहाँ 2 कमेटियाँ हैं, लड़ाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप पूरा आजमगढ़ खित्ता ढेर डालिए, करोड़ों पैसा लगा के मुसलमान बैठे हैं, करोड़ों पैसा लगा के मुसलमान बैठे हैं, क्या दे रहे हैं एजुकेशन के नाम से? कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं एजुकेशन के नाम से? तो ये दूसरों को जिम्मेदार कहना ये नहीं है, इसके जिम्मेदार ओनली मैनेजमेंट एंड स्टाफ है। इसको आप ओवरकम नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट का क्या हाल है? गवर्नमेंट आपको कभी नहीं सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट अपने आप को नहीं सुधार करेगी, आपको कहाँ सुधारेगी? देखिए, पॉलिटिक्स का एक फंडा होता है कि पॉलिटिक्स को एक जाहिल आवाम चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहती पढ़ना। आपको सुधरना है तो कोई मसला नहीं है। हमने बहुत सारे सवाल अलग अलग टीचर से पूछे और लास्ट में इमाम सर से भी हमने सवाल पूछा, उनको पूरा समय दिया। उन्होंने मैनेजमेंट को और स्टाफ को पूरा एक तरीके से ठीकरा फोड़ दिया एजुकेशन सिस्टम के डेमोलिशन का। तो ये बातचीत चल रही थी माइनॉरिटी बैकवर्डनेस की, और इन सारे चीज़ों का कंक्लूज़न अगर हम कहना चाहें तो सबसे पहले ये चीज़ आई है कि लैक ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशनली इक्विप्ड होंगे तो हमें दुनिया को समझने की, परखने की, सोचने की, अपने हक और अधिकार को जानने की कुव्वत पैदा होगी, और इसी एजुकेशन के तहत हम अच्छी जॉब में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे, रोबस्ट होंगे, और फाइनली तब जा कर के हम इक्वलिटी की एक मोटी लकीर पे आ पाएंगे। तो शुक्रिया।